नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो आगामी 9 सितंबर से होने वाला है, 9 से 21 सितंबर के बीच वह डेट दिया है, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड की किताबों को एक बार देख रहे हैं, साथ ही एमसीक्यू को कर रहे हैं। तो उसी बिहार बोर्ड के 9th क्लास के ज्योग्राफी के अंतर्गत, ज्योग्राफी वह सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्याय 6 यह लेकर के मैं आया हूँ, जिसका सब्जेक्ट है, यह है टॉपिक है जनसंख्या, पॉपुलेशन। आप जानते हैं किसी भी देश के लिए जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि लोग ही वह होते हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे, संसाधनों का उपयोग करके, उसके वह संसाधनों का, रिसोर्स का अधिकतम उपयोग करके और ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो यह है सबसे बड़ा संसाधन अगर कहा जाए तो मानव संसाधन है। इसी की हम लोग आज बात करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यह अगर जनगणना की बात की जाए या जनसंख्या की बात किया जाए, यह है जनसंख्या, जो लोगों की संख्या है वह जनसंख्या है। और उसकी काउंटिंग जो की जाती है, लोगों को गिना जाता है, वह जनगणना कहलाता है, सेंसस कहलाता है। तो यह इसमें आपको सेंसस ऑफ इंडिया भी जानना है, भारत की जनसंख्या को गिना गया और क्या उसमें रिपोर्ट निकल करके आते, उन चीज़ों को जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। यह है इसका वह साक्षरता दर देखा जाता है, वह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा जाता है, सेक्स रेशियो देखा जाता है, लिंग अनुपात देखा जाता है। तो यह अलग अलग फैक्टर बनते हैं। डेंसिटी वह देखा जाता है, जनसंख्या घनत्व जो कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। उन सारी चीज़ों को वह देखा जाता है, भारत का वह क्या है। तो यह जनगणना जो है, लोगों की संख्या को गिना जाता है हर 10 सालों पर, हर 10 सालों पर एक बार लोगों की संख्या गिनी जाती है। तो पिछला जो जनगणना हुआ है वह 2011 का हुआ है, पिछला जो जनगणना भी हुआ है वह 2011 का हुआ है। 10 साल के बाद फिर 2021 में जनगणना करवाई जाएगी, मतलब अगले साल या फिर जनगणना करवाई जाएगी। तो यह हर 10 सालों पर जनगणना करवाई जाती है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, यह याद रखना चाहिए। और इस वह जनगणना करने के बाद क्या डाटा निकल करके आता है, वही डाटा आपसे लगातार वह 10 साल तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ जो आपको यह किताब है, इस किताब में यह हालांकि जनसंख्या का जो रिपोर्ट दिया है वह है 2011 का रिपोर्ट दिया है। तो हम इसमें एमसीक्यू लेकर के आए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2011 के जो डाटा रिपोर्ट है, जनगणना के डाटा रिपोर्ट है, उसे वह बना करके और बता करके मैंने बताया है। तो वह डाटा आप लास्ट में एमसीक्यू देखना न भूलें, ज़रूर देखें, ताकि वह है 2011 की जनगणना का जो रिपोर्ट है वह आपको पता चल सके, जो क्वेश्चन के रूप में आपसे स्टेट निश्चित रूप से पूछेगा। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एग्जामों में यह जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनगणना को जरूर डाटा आपको याद रहना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉपुलेशन की, इस जनगणना की, इसी को वह देखते हैं। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसे हम लोग समझ लेंगे कुछ है, और फिर एमसीक्यू कर लेंगे। तो आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेट में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको छूटने वाला नहीं है। तो आगे अगर बात करें इससे कि तो थोड़ा देखिए यह क्या कहता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्यतः 2 बातों पर, किसी भी देश का आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2 बातों पर निर्भर करता है। एक प्राकृतिक संसाधन, एक नेचुरल रिसोर्स, क्या है वहाँ कितने नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, उस आधार पर उस देश की वह है इकोनॉमी निर्धारित होती है। जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे, जैसे नेचुरल रिसोर्स में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज संसाधन, मिनरल्स विभिन्न तरह के, वह कितने मिल रहे हैं, तो एक बड़ा फैक्टर काम करता है। और उससे भी बड़ा फैक्टर है मानवीय संसाधन। संसाधन है वह विभिन्न तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन उसका उपयोग करके और डेवलपमेंट करने के लिए लोग ही नहीं है, वह बुद्धि वाला, वह बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं कि वह किस तरह से उसका उपयोग किया जाए मानव के विकास के लिए। तो फिर वह संसाधन बेकार हो जाता है। तो कह सकते हैं प्रमुख जो संसाधन है वह है मानवीय संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वह सबसे बड़ा संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स को उपयोग योग्य बना देता है और उसका अधिकतम उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे जीवन आसान हो जाता है, जिससे मानवीय जीवन आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है।
तो यह है वही बात बता रहा है, दो चीज़ों को या प्रमुख संसाधन है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, तो यह दोनों जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन भी और मानवीय संसाधन भी। मानवीय संसाधन है, जनसंख्या है और नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है तो फिर भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी, तो दोनों का होना जरूरी है। कह रहा है कि वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों का ही होता है, अर्थात जनसंख्या का ही प्रमुख रूप से होता है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं साध्य भी है। ठीक है, यह साधन ही नहीं है, साध्य भी है, यानी कि लक्ष्य है और उसको साधने के लिए यह लक्ष्य भी है और उसे प्राप्त करने के लिए यह है औजार भी है, वह यह हथियार भी है जिसके सहारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं मानव जो है संसाधनों का निर्माण उपभोग करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है, यानी कि अगर मानव न हो तो विभिन्न तरह की कोई भी आर्थिक वस्तु या सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है और रहने के बावजूद भी उसका कोई लाभ है नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि ये स्टेट नज़दीक है, तो यह यहाँ से जो प्रमुख फैक्टर होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे और उसके बाद MCQ करेंगे ताकि यह जल्द से जल्द चैप्टर समाप्त हो जाए और हम लोग जो प्रमुख क्वेश्चन है उसको पकड़ सके। इसमें आगे अगर बात करें तो फिर वह लिखता है थोड़ा यहाँ देखिए, भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, जो जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यह जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह जनसंख्या बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज यह विश्व में नंबर 2 पर, चाइना के बाद नंबर 2 पर जनसंख्या वह है कि स्थिति में हम लोग आ गए हैं, जनसंख्या की संख्या में आ गए हैं। तो बहुत ही तेज़ी के साथ यह बढ़ रहा है, जो जनसंख्या विस्फोट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रही है। जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो यह जनगणना क्यों जरूरी है, जनसंख्या को जानना क्यों जरूरी है, वह बताया गया है। तभी हम जान पाएंगे कि कितना रिसोर्स है, कितना संसाधन है और कितने लोग हैं, तो कैसे वह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि सभी लोगों तक के संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। समाजवाद का कॉन्सेप्ट रखा गया है। समाजवाद कहता है देश के संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर हक होना ही समाजवाद है। सोशलिज्म है, जो सोशलिज्म जो अपने यह है शामिल किया गया, संविधान में भी शामिल किया गया, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो वह समाजवाद बताता है देश के संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर हक होना। तो यह कैसे होगा, वह वहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोगों की पहुँच कैसे बनेगी, जब उसकी जनसंख्या को हम लोग जानेंगे, वह जनसंख्या को पता करेंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के अंग यह हो तो बच्चों को कह रहा है कि बच्चों तुम जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के हम सब लोग उस जनसंख्या के अंग हैं। आज हमें जनसंख्या से जुड़े निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं। जनसंख्या का आकार और उसका वितरण क्या है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, जनसंख्या के गुण या उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उन सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। तो यह है जनगणना जो है और जनसंख्या या लोगों की संख्या गिनी जाती है। आज यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी है, वह है तो हम लोग उसी को कैसे यह है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या वह है एक वरदान के रूप में होगा और कैसे अभिश्राप के रूप में होगा, यह भी समझना है। और साथ ही विभिन्न फैक्टर को, विभिन्न तथ्यों को जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं उसे आप जान जाइएगा। तो यह जनसंख्या आकार और वितरण जो है वह 2001 का दिया है। ठीक है, 2021 की बात करें तो अभी लगभग वह है 1.21, 2011 की जनगणना के आधार पर 1.21 करोड़ बताया गया था। ठीक है, जो अभी 1 अरब लगभग 35 करोड़ के आसपास वह पहुंच गया है। ठीक है, तो वह है यहाँ वह आपको वह 1.20 यह बताया गया है। यहाँ जो है वह पुराना डाटा है, 2001 का है। नया डाटा अगर यह बात करेंगे यहीं तो यह 1.21 अरब हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 अरब 21 करोड़ वह है, 1.25 अरब जनसंख्या वह कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं हमारे, वह है 125 करोड़ देशवासी। तो यह 125 करोड़ देशवासी 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। ठीक है, उसी को आपको जानना है। 2011 के भी जनगणना लास्ट में हम आपको MCQ करवाएंगे, वह सारी बताएंगे। यहाँ जो है 2001 का है, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है उसे हम लोग जानेंगे। डाटा इसको छोड़ते जाएंगे क्योंकि 2001 का डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो
तो यह उन सारी चीज़ों को यह दिखा रहा है। यहाँ यह है प्रतिशत जो है अब 17.32% के आसपास 17% के आसपास चला गया है कि वह है, जिसमें यह है कुल विश्व के कुल स्थलीय भागों का 2.4% यह भूमि है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% से ज़्यादा भारत में निवास करते हैं। ठीक है, और प्रतिशत भूमि कितनी है तो 2.4%, तो यह 2 पॉइंट याद रखना है। विश्व की कुल कितनी जनसंख्या भारत रखता है तो 17% प्लस में यह जनसंख्या प्रतिशत रखता है। और भूमि कितना है, कुल स्थलीय भूभाग का कितना प्रतिशत भाग भारत में है तो 2.4% है, 2.42% यह भारत में मिल रहा है। ठीक है, भारत का यह है एरिया कितना है तो 32 लाख है। 32 लाख आप जानते हैं 32,87,263 लाख किलोमीटर है या जिसके साथ यह विश्व का 2.42% एरिया रखता है और विश्व का लगभग जनसंख्या 17% से प्लस में ही यह लगभग रखता है। यह बता रहा है जनगणना किसे कहेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। तो निश्चित समय अंतराल कितना है 10 वर्ष है, प्रति 10 वर्ष पर गिना जाता है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। सबसे पहले याद रखना है 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? एक गवर्नर भी पूछा जाता है, लॉर्ड मेयो था, गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। या लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी। लेकिन नियमित जनगणना, नियमित डिकेडल सेंसस कहा जाता है, दशकीय जनगणना कहलाता है, जो हर 10 साल पर किया जाता है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब किया गया था? एक गवर्नर था, नाम था उसका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जनगणना की शुरुआत की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करवाई जा रही है, जिसे डिकेडल सेंसस, दशकीय जनगणना कहा जाता है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, समसामयिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का एक बृहद स्रोत होता है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे, जनगणना रिपोर्ट की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ जो बाकी चीज़ें दी गई हैं 2011 के आधार पर दिया गया है। तो क्या क्या फैक्टर आपको जानना रहता है उस चीज़ को हम लोग देखते रहेंगे। 2001 की जनगणना के आधार पर है, यह है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आज भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अभी अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात की जाए तो वह है लगभग 20% हो गया है, या जो 16 है या करोड़, या जो दिया अगर करोड़ की बात करें तो लगभग 20 करोड़ या हो गया, 20 करोड़ प्लस में यह हो गया है, या है। और यह है सबसे ज़्यादा वह जनसंख्या अभी रख रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। अब यह लगभग 19% याद रखना है, लगभग देश के 19.93% लगभग यह है प्राप्त रखता है, जनसंख्या रखता है। तो यह आंकड़ा सब बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह है इस पर 2011 की जनगणना का आधारित एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, जिसमें सारे 2011 की जनगणना का डाटा आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ चूँकि यह 9th क्लास का किताब है और उस किताब को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि स्टेट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि स्टेट भी अब 2011 को ही आधार बना करके क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ जो किताब है उसके सारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जनगणना को यह दिखाया करते हुए अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है। तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 8.6, यह भी थोड़ा बढ़ गया है। तो यह बताया गया है सिक्किम की आबादी सबसे कम है अभी भी, वह 2011 में भी सिक्किम की आबादी सबसे कम है। ठीक है, आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो यह है पिछला डाटा है 2001 का, बार बार हम बता रहे हैं। 2011 का डाटा लास्ट में MCQ करवाते हैं, उसमें आपको आ जाएगा। लेकिन थोड़ा जानना है, जैसे आप घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व किसे कहते हैं, तो यह समझ लीजिए जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या, यानी वही बताया कि प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जनगणना विभाग द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रतिवर्ष प्रति किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति यह है 2001 के डाटा के अनुसार, जो बढ़ चुका है। तो यह है, इसमें भारतीय विषमता है, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक घनत्व मिलता है, तटीय क्षेत्रों में काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय और आदिवासी आर्थिक सुविधा की कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं।
तो यह जनसंख्या घनत्व है। लेकिन हम लोग उत्तर भारत के मैदानी भाग में ज़्यादा जनसंख्या मिल रहा है, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मिल रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या कम घनत्व मिलता है। कारण है कि वहाँ संसाधन कम है, तो वहाँ लोग कम रहते, जीवन जीना वहाँ कष्टकारी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हर वो सुविधा मिल रही है, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा मिलता है। बड़े शहरों में या मुंबई, दिल्ली या है चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में वह जनसंख्या घनत्व और ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व में वह आगे हैं, तो वह उसी सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। राज्यों की बात करें तो अभी यह है पश्चिम बंगाल 2001 में जनसंख्या घनत्व में वह आगे था 2001 के अनुसार, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया और बिहार नंबर 1 हो गया है। तो यह है बिहार का जनसंख्या घनत्व अभी सबसे ज़्यादा हो गया है। यह है आपको याद रखना है, यह पीछे छोड़ चुका है पश्चिम बंगाल को। तो यह है 2011 के अनुसार यह सारा डाटा हम लोग देखेंगे, उसे वह बात करेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अभी भी अरुणाचल प्रदेश का ही है, वहाँ पर्वतीय राज्य है, जनसंख्या घनत्व वहाँ कम है। केंद्र शासित राज्यों में देखा जाए तो दिल्ली का घनत्व ज़्यादा है, अभी भी 2011 के भी आधार पर दिल्ली का ही जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, हालांकि डाटा बदल चुका है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो यह परिभाषा थोड़ा देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे वह 10 वर्ष को लिया, 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, कितना बढ़ोतरी होता है, कितना परिवर्तन होता है या घटता है, दो चीज़ होगा। तो यह है बढ़ ही रहा है निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक सापेक्ष वृद्धि के द्वारा और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर। यानी एक दशकीय वृद्धि दर भी देखा जाता है, यानी वह डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाता है, 10 वर्षों में कितना ग्रोथ रेट हुआ, और एक प्रतिवर्ष कितना ग्रोथ रेट हो रहा है यह भी देखा जाता है। इसी के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर निकाला जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बताया यहाँ गया है। यह है शुरुआत में बताया गया है 1951 में जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी थी, 3.61 लाख था। एक दशक में बढ़ करके कितना हुआ है, बढ़ा तो वह 42.43 लाख बढ़ा और वार्षिक वृद्धि दर 1.25 रही। 1951 से वह है 61 के बीच, 61 से फिर 71 के बीच उस डाटा को दिखाया गया है। किस तरह से वह है इसे के डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। जनसंख्या में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है वह किन किन फैक्टर पर काम करता है, किस पर काम करता है, तो वह मुख्य रूप से 3 कारण है। जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वह 3 मुख्य कारण है उसका, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास। यानी कि जन्म दर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर अगर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या घटेगी, और प्रवास जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जो जाते हैं, निवास कर रहे हैं, उसके कारण भी यह जनसंख्या वह ग्रोथ रेट जो है प्रभावित होता है। हालांकि देश के अंदर होता है तो टोटल में वो होता है, ठीक है, शहरों और गाँवों में वो आधार बनता है। अगर विदेशों से लोग आ रहे हैं या यहाँ से लोग जा रहे हैं, प्रवास कर जा रहे हैं, तब जो भी यह प्रभावित होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है, जन्म दर बर्थ रेट पर, जो है मृत्यु दर पर, और प्रवास पर, माइग्रेशन पर। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि होता है। ठीक है, वह जन्म दर से मृत्यु दर को घटा लिया जाए तो कितना टोटल बढ़ा है वह आपको पता चल जाएगा। तो वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि पता चलता है जन्म दर में से मृत्यु दर घटाने पर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म दर किसे कहेंगे? अगर परिभाषा के रूप में पूछे तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जा रहा है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा। ठीक है, यह है हमेशा ज़्यादा रहता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ोतरी होने से, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने से जो है मृत्यु दर घटा है और जन्म दर बढ़ा है। पहले जो विभिन्न तरह की महामारियां होती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे, वह 1921 का एक वर्ष कहा जाता है। वह है वह डिवाइडर ईयर कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर घटा, लेकिन 21 के बाद लगातार जो बढ़ना शुरू हुआ है वह बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है, विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। तो उन्हीं सारी परिभाषाओं को यहाँ दे रहा है, हम लोग परिभाषा को ही देख रहे हैं, क्योंकि डाटा जो है यह सारा 2001 का है।
कुछ फैक्ट दिए हैं कि वर्तमान में विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है। पिछले 10 वर्षों में 91 से 2001 का डाटा दिया है। मैं भारतीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.82% करोड़ की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में मुंबई महानगर की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्तियों की वृद्धि होती है। प्रति मिनट 29 व्यक्ति बढ़ जाते हैं। तो हम लोग बात करें 1 मिनट होता है, समझिए 29 व्यक्ति, अब वह रेशियो ज़्यादा ही हो गया है, बढ़ गए। एक यह बताया गया है, यह प्रवास जो होता है उसको बताया गया है। भारत में अधिकतर आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी कि यह अपकर्षण की स्थिति रहती है, सुविधाएं कम होती है तो लोग शहरों की ओर भागते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर कर्षण जो है पुल और पुश फैक्टर कहा जाता है। तो यह शहर अपनी ओर खींचता है, पुल फैक्टर है, और गांव जो है पुश फैक्टर है, धकेलता है, क्योंकि सुविधाएं वहाँ कम हैं। वह प्रभाव रोजगार में वृद्धि, अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। हालांकि कोरोना काल में देखिए यह उल्टा हो गया है। कोरोना काल में शहरों को छोड़ कर के ही लोग गाँवों में आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ तो वह है, हॉस्पिटल कम हैं, लेकिन वह सुरक्षित ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा है, तो वह सभी लोग गाँवों की ओर भाग रहे हैं। अलग अलग शहरों में जो मुंबई दिल्ली रहते थे सभी लोग अभी गाँवों में आ गए हैं, क्योंकि गाँव कहीं ना कहीं आपका सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है आपके सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि रोजगार के साधन शहरों में बंद हो गए हैं। तो गांव जो है वह है आज भी आपको रोजगार दे रहा है, आप यहां अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। तो इस चीज़ों को बताया गया है। यह आज की स्थिति बन गई है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग की दृष्टि से कौन से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि जो वह हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं वही कमाने के लिए, और ज़्यादा उम्र के लोग ही जो कमाने के लिए यह जा रहे हैं। 60 या 18 से नीचे वाला बच्चा नहीं जाता है, 60 से ऊपर वाले व्यक्ति भी शहरों की ओर नहीं जाते, लेकिन यह 18 से या 60 के बीच वाला जो बच्चा है वही कमाने के लिए शहरों की ओर यह जाता है, वह आकर्षित होता है, वहाँ की चकाचौंध से प्रभावित होकर के जाता है। तो यह जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है, वही बताने की कोशिश किया है। यह आयु संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो एक किशोर वर्ग है 15 वर्ष से कम आयु वाला, प्रौढ़ है 15 से 19 आयु वर्ग वाला, वृद्ध है 60 वर्ष या अधिक। प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है। प्रथम और अंतिम जो है आधारित है वह डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। यह है इस प्रौढ़ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है, क्योंकि यह भी काम नहीं करते हैं और यह भी नहीं काम करते हैं। तो यह है वह माना जाता है, डिपेंड माना जाता है। हालांकि अगर गाँवों की बात करें तो यह है थोड़े वह बुजुर्ग लोग भी वह गाँव में मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात किसे कहेंगे तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है, सेक्स रेशियो कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यहाँ वो आपको दिया गया 1951 में लिंग अनुपात जो 946 था, 61 में भी 941 था, 1971 में यह 930 हो गया, 81 में 934 हो गया, यानी कि महिलाओं की संख्या घट रही है, जो चिंताजनक है। सरकार इस पर काम कर रही है, वह बेटियों को बचाइए, बेटियों को सुरक्षित रखिए, इस ओर सरकार काम कर रही है। 2001 की 933 थी। सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का होता है, वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, उसी चीज़ को बताया गया है। पुडुचेरी की भी वह अच्छी है, दिल्ली में भी यह है। हालांकि दिल्ली में 1000 पर 821 और हरियाणा में सबसे कम 861 हैं, जो एक चिंता का विषय होता है। साक्षरता दर भी काम करता है। साक्षरता जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनात्मक गुण होता है। यह केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमान पूर्ण निर्णय लेकर के, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर के तथा शोध एवं विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधक हो सकता है। तो पढ़ा लिखा हुआ जनगणना होगी, जो लोग होंगे तो वह अपने आर्थिक स्थिति को जरूर ठीक करेंगे और देश की भी आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। वह आप सुधरेंगे, जग सुधरे वाली बात हो जाता है। आपकी स्थिति इकोनॉमी अच्छी होगी, आप परचेज ज़्यादा करेंगे, मार्केट से सामान ज़्यादा बनेगा, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगी, सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, तो सरकार का डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। उसी चीज़ को तो वह साक्षरता पर निर्भर करता है। साक्षर बनाने की इसलिए बात की जाती है। विडंबना अपनी है, बिहार साक्षरता दर में सबसे नीचे हैं, अभी भी 2001 में भी था, 2011 के भी साक्षरता दर में भारत है, बिहार जो है नीचे चला गया है, नीचे है, सबसे नीचे है। तो यह विडंबना है हम लोगों के लिए।
और यह है साक्षर किसे कहेंगे, यह भी याद रखना है। साक्षर किसे कहा जाएगा वह गिनने के लिए क्या बताया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में लिया जाता है। वह है लिटरेट की बात किया जाता है, इलिटरेट की बात किया जाता है। तो लिटरेट कौन है, साक्षर व्यक्ति कौन है, तो वह साक्षर में पहले तो याद रखना है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को गिना जाता है, यानी 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यह है साक्षर नहीं माना जाता। भले वह साक्षर है लेकिन उसे साक्षर नहीं माना जाता। साक्षरता दर की जो गणना की जाती है वह 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को आधार बना करके किया जाता है। तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, यह है महिला या पुरुष है, जो किसी भी भाषा को समझ करके पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ करके लिख सकता है या उसे पढ़ सकता है, तो वह साक्षर है। देखिए यह दोनों बातें हैं, लिख सकता है या पढ़ सकता है। जैसे आपका वह है 7 साल के आपके घर में कोई बच्चा होता है, वह अपने दीदी के वह कविता को सुन करके और वह बोल सकता है, लेकिन उसे पूछा जाए कि लिटिल लिटिल स्टार या कहाँ लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वह बच्चा बोल देता है, तो वह है साक्षर नहीं है। वह बोल सकता है लेकिन फिर वह कहाँ लिखा हुआ है टी और कहाँ लिखा है डब्लू, वह उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यह है साक्षर, वह है जो वह उस किसी चीज़ को पढ़ भी सके और उसे लिख भी सके। ठीक है, लिखना और पढ़ना दोनों है। कोई भी भाषा, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं और भी अलग अलग हैं क्षेत्रीय भाषाएं, किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर की श्रेणी में गिना जाता है, याद रखना है। तो यह सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया, साक्षरता दर को बताया गया है। विकसित और विकासशील स्वास्थ्य उपलब्धियों की बात की, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या हैं, तो यह है सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, हर संसाधनों की कमी होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है, यह एक सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट से यह कई बड़ी समस्याएं आते चली जा रही हैं। इसे एक लाइन में आप समझ सकते हैं, सुन लीजिए कि कहता है कि जनसंख्या विस्फोट से आहत मेरा देश, जनसंख्या विस्फोट से आहत मेरा देश, अस्त व्यस्त हो रहा बिगड़ रहा परिवेश। जनसंख्या विस्फोट से आहत मेरा देश, अस्त व्यस्त हो रहा बिगड़ रहा परिवेश। बिगड़ रहा परिवेश वह है अब छन छन बढ़ते लोग हैं, दिन प्रतिदिन घटते वन हैं। छन छन बढ़ते लोग हैं, दिन प्रतिदिन घटते वन हैं। भुगत रहे हैं रात दिन संघर्षों की चोट, फिर भी हो जाता जा रहा है जनसंख्या विस्फोट। तो यह जनसंख्या विस्फोट जो है के कारण क्या क्या समस्याएं हो रही है, एक बड़ी वह समस्या है, उसी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। एक लाइन में आप उसे समझ सकते हैं। यह हरित क्रांति सब आया है, तो वह है भोजन की समस्या यह कम हो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाया गया है। जनसंख्या नीति वह है जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करती है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। 1971 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, जिसमें लड़के लड़कियों की विवाह आयु हुई क्रम से 21 और 18 वर्ष रखा गया है। तो यह याद रखिएगा, 1976 में राष्ट्रीय जन स्तर पर जनसंख्या नीति बनाई गई थी। ठीक है, यह है केरल जैसे राज्य में साक्षरता को प्राथमिकता देकर जनसंख्या नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रयास प्रारंभ किया गया, इसमें भारी सफलता भी मिली है। यानी साक्षर होंगे तो जनसंख्या बिल्कुल कम रखेंगे, वह है, नहीं तो वह है जो अनपढ़ व्यक्ति ही होता है कहा जाता है, वह है ज़्यादा जनसंख्या वह है बढ़ाता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण कह सकते हैं। तो यह कुछ मुख्य बातें थी। यहाँ वह क्वेश्चन भी जो दिए गए हैं वह 2001 के अनुसार ही दिया गया। साक्षरता दर किस राज्य की यह सर्वाधिक होगी, तो केरल राज्य की सर्वाधिक होगी। ठीक है, यह सब हम लोग 2011 के आधार पर थोड़ा देख लेंगे, तब वह आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए आपको फिर 2011 के क्वेश्चन के आधार पर आपको थोड़ा यह क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो आपके लिए वह अच्छा हो जाएगा, आप उसे क्लियर रूप से जान जाएंगे। जैसे पहले कुछ क्वेश्चन यह बन रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है, तो यह है 6 है। नगरीकृत केंद्रों की यह संख्या कितनी है, तो यह है 6 है, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई, तो यह है 2000 में अपनाई गई। यह है पहले 1976 में जनसंख्या नीति, फिर 2000 में अपनाई गई जनसंख्या नीति, 2000 में अपनाई गई, यह भी याद रखेंगे। आगे 2011 है के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग हैं, तो वह कौन सा राज्य होगा, वह उत्तर प्रदेश होगा। लगभग यह 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से जनसंख्या में नंबर 1 राज्य हो जाता है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में किस में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो साक्षरता दर सबसे कम है अपने बिहार में। यह है दुख की बात है, याद रखना है। तो यह है 2011 के साक्षरता दर में सबसे नीचे पायदान पर अपना बिहार है।
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या वह सर्वाधिक है? तो यह मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग जो कहते हैं वह सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य किस राज्य में है? तो यह कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक नगरीकृत है? यह अर्बन यह है, तो यह है आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। हालांकि यह नगरीय जनसंख्या को अगर देखा जाता है तो यूपी ज़्यादा, नगरों में जनसंख्या को अगर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन को तो यूपी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वह कितने वह भूभाग के उस राज्य के कुल भूभाग के कितना प्रतिशत भाग जो है नगरीकृत है, उस आधार पर महाराष्ट्र आगे हो जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो वह है गोवा है। ठीक है, वैसे याद रखिएगा, नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? तो यह है 919 है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? 919 है। VVI आपको याद रखना है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है, याद रखना है। वह सबसे कम वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो वह केरल की है, ज़्यादा ही है। वह 1000 पर महिलाओं की संख्या गिनी जाती है, तो उस आधार पर केरल अनुकूल है और वह ज़्यादा ही है। आगे अगर बात करें तो निम्नलिखित महानगरों में से किस जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह है चेन्नई का जनसंख्या घनत्व है। इसमें अब इसमें बात करें, ऐसे चेन्नई में भी ज़्यादा है, लेकिन इन 4 राज्यों में देखा जाए तो चेन्नई में कम है। यह मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इनसे आगे हैं, तो चेन्नई में सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो वह मेघालय है। मेघालय में वह है 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर आप जानते हैं 10 सालों पर या प्रति वर्ष निकाला जाता है, तो उस आधार पर मेघालय आगे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित राज्य कौन सा होगा? तो वह दिल्ली होगा। दिल्ली में केंद्र शासित राज्यों में आप जानते हैं सबसे बड़ा जनसंख्या रखता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली रखता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा यूपी में। केंद्र शासित राज्यों में सबसे यह बड़ा कौन है? तो दिल्ली है। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? 10 वर्षों में एक बार की जाती है, जिसे डिकेडल सेंसस कहा जाता है, दशकीय जनगणना कहा जाता है। पिछला जनगणना 2011 में हुआ था, जो देश का 15वां जनगणना था, जो वह देश का यह नियमित जनगणना में 15वां जनगणना था। आज़ादी के बाद 7वां जनगणना था और इस शताब्दी का दूसरा था। 3 बातें याद रखना है। ठीक है, 2011 की जो जनगणना करवाई गई है, जो हर 10 सालों पर करवाई जाती है, वह देश की 15वीं जनगणना है। कैवीं है? 15वीं है। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद यह कैवीं है? तो 7वीं है। और इसे वह शताब्दी सेंचुरी कहते हैं, यानी 2000 से 2099 के बीच का यह कैवां है? तो दूसरा है। क्यों? क्योंकि 2001 में हुआ और फिर 11 में हुआ है, तो यह दूसरा 21 में हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना है? वही बताया गया। कैवीं है? 15वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद 7वीं है, शताब्दी की दूसरी है। यह भी याद रखें। आगे अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार नकारात्मक रही, यानी कि घटा है, जनसंख्या बढ़ रहा नहीं है, 2001 से 11 के बीच बढ़ा नहीं है, घटा है, तो वह राज्य है नागालैंड। याद रखना है VVI, वह राज्य कौन सा है? नागालैंड है, जहाँ जनसंख्या घटी है, नकारात्मक रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा है। 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो सबसे अधिक किसकी रही है? मेघालय की रही है। याद रखना है, मेघालय में सबसे अधिक बढ़ा है। सबसे कम बढ़ा कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड में बढ़ा नहीं है, घट ही गया। क्लियर है बात? आगे बात करें 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह जनसंख्या वृद्धि दर 17.72% है, जो आपको बताया था 17.72% है। यानी 2001 से 2021 के बीच भारत में 17% लोग और बढ़ गए। टोटल जनसंख्या का 2001 में जो था उसमें 17% और लोगों की वृद्धि हो गई है, तो 17.72%। 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह सबसे अधिक है दादरा नगर हवेली की। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसकी है? दादरा नगर हवेली की। आगे क्वेश्चन की बात करें तो 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहला है 2011 के अनुसार अंडमान निकोबार की जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। ठीक है,
यह दूसरा केरल की, तो यह कम बढ़ी है केंद्र शासित राज्यों में। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक है, नहीं यह गलत है, यह है अधिक नहीं है। साक्षरता दर वहाँ ज़्यादा होने के कारण वहाँ लोगों को जागरूक हुए हैं और जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ कम है, तो यही वह कथन सही नहीं है। गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही है, यह सही बात है। असम की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर रही है, 17.72% जो है तो लगभग बराबर रही है, तो यह गलत क्या हो गया, यह केरल। आगे केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम 4.91% रही है, वही बात, तो यह अधिक नहीं रही है, कम रही है, 4.91% रहा है। यह डिकेडल सेंसस जो 10 सालों में बढ़ा है जनसंख्या वृद्धि दर जो कहते हैं। तो यह है आज हम लोग इतना, यह है जनगणना से क्वेश्चन किए, तो यह है हम लोग 9th क्लास के जनगणना चैप्टर जो था, जनसंख्या पॉपुलेशन चैप्टर था, उसे देखे। उसमें वह साक्षरता दर किसे कहते हैं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या पर बात किए, ग्रामीण जनसंख्या पर बात किए, वह जन्म दर पर बात किए, मृत्यु दर पर बात किए, प्रवास पर बात किए, इन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट दिया गया है। मानवीय संसाधन क्यों जरूरी है, इस पर बात किए, तो वह किताब के रूप में, और यहाँ 25 क्वेश्चन के सहारे आप 2011 की भी जनगणना के डाटा के रेशियो को जान गए हैं। तो इतना अगर आप रट करके जाते, इतना याद करके जाते, समझ करके जाते हैं, तो इस स्टेट में एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस जनगणना पर 2011 की जनगणना पर एक डाटा लेकर के मैं फिर आऊँगा, जो प्रॉपर ढंग से आपको 2011 के सेंसस को मैं समझाऊँगा। वह हर राज्यों को आधार बना करके, केंद्र शासित राज्यों को आधार बन करके समझाया जाएगा। जो ऑफलाइन में आपको बताते थे उसे ऑनलाइन में भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।